हाय गाइस, आई एम पंकज एंड वेलकम टू अवर चैनल एवेन्यू स्टडी। आज की हमारी वीडियो है इकोनॉमिक्स की क्लास 12 चैप्टर नंबर इज फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वीडियो नंबर इज फर्स्ट। बुक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो गाइस, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमिक की क्या हालत थी। बिल्कुल पहले नहीं, कुछ टाइम पहले, बस थोड़ी, मतलब आप कह सकते हो अप्रॉक्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमिक की क्या हालत थी, क्या सिचुएशन हम फेस कर रहे थे, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। पहला टॉपिक है आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक अंडर द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमिक को किस तरीके से एक्सपोर्ट किया, किस तरीके से उसका शोषण करा, उसे यूज करा अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, एंड इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप खुद से, जैसे कि एग्जाम में ये आपने पॉइंट लिखा, उसके बाद आप खुद से उसे एक्सप्लेन करना जिस हिसाब को भी मार्क्स हो, वो नोट्स हैं आपके लिए। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने किसी भी हाल में। बाकी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे फर्दर इसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। जो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा बस अपनी लैंग्वेज में उसे लिखना है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो गाइस, आई नो, आप बड़े आराम से कर सकते हो, आई नो। चलो, तो पहली चीज है कोलोनाइजेशन एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से एक्सपोर्ट किया गया वो हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने क्या करा, जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। जो टैक्स थी लैंड के ऊपर, उसको कलेक्ट करने के लिए जमींदारी सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था वो हम देखते हैं। जमींदारी सिस्टम के अंदर आपके बेसिकली क्या होता था कि जमींदार वर द डिक्लेयर द ऑनर ऑफ द लैंड, कि जमींदार को ऑनर बोल दिया जाता था कि आप जमीन के ऑनर हो, बट देयर वर पे ऑफ फिक्स सम ऑफ द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब उनको सिंपली जमींदारों को क्या बोला गया कि आप ऑनर हो, आप हमें कुछ फिक्स अमाउंट दोगे। ठीक है, मैं इसको आपको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाओ। चलो ये देखो, जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ कि जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक बंदे हायर करेंगे जो होंगे जमींदार, उनका नाम रखा गया जमींदार। अब जमींदार क्या था, ऑनर था। ठीक है, ऑनर बना दिया गया उसे लैंड का। अब उससे बोला कि जमींदार भाई, आप हमें गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसे टैक्स दोगे, फिक्स अमाउंट दोगे आप। वो अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 10,000। अब जो जमींदार थे उनके अंदर कौन थे, फार्मर्स को जो टिलर्स भी बोला गया, फार्मर्स जो भी कह लो आप, तो उनको क्या बोला कि आप जमींदार हमें तो इतना टैक्स दोगे, बट आप फार्मर से कितना भी कलेक्ट कर सकते हो, उसमें पूरी छूट है, आपको कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कलेक्ट करो, बट हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए। तो जमींदारों ने क्या करा भाई, सिंपल सी बात है, फार्मर्स को ज्यादा काम करवाया, टेलर से ज्यादा काम कराया, उन्हें ज्यादा एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्टेशन उनकी सबसे ज्यादा हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिश को तो अपना फायदा दिख गया भाई, उसे फिक्स अमाउंट मिल गई। अब जमींदारों ने क्या करा, जमींदारों ने जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न करे उसे अपनी लग्जरी में यूज करा, खूब मौज मस्ती करी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो बेसिकली जो हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा, वो बेसिकली बहुत ज्यादा नीचे चला गया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी ग्रोथ में कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो भी चीजें थी, इस तरीके से जमींदारी सिस्टम ने क्या करा, एग्रीकल्चर को बर्बाद कर दिया भैया। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब कैसे एक्सपोर्ट करा इसे देखो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली आपको दो चीजें देखनी है। देखो, फॉरेन डिमांड जो थी इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, हम सबको पता है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट काफी ज्यादा पॉपुलर थे पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो वहां पे क्या करा उन्होंने, फॉरेन गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उस पर हैवी ड्यूटी टैक्सेस लगा दिए कि भाई अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बाहर पर वर्ल्ड में बेचते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स इतना कि भाई जितना प्रोडक्शन में कॉस्ट नहीं आया, जितना प्रॉफिट नहीं है, उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब क्या करा उन्होंने, जितने भी ब्रिटेन से जो सामान आते थे, ठीक है, उनके ऊपर जो टैक्सेस थे वो हटा दिए। अब सिंपल सी बात है भाई, वो टैक्स हटेंगे तो सामान सस्ती हो जाएगी, जिसपे टैक्स ज्यादा लगेंगे और महंगी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डिमांड थी वो कैसे, जो हैंडीक्राफ्ट की थी, बहुत ज्यादा कम होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे एक्सपोर्ट करा इन्होंने। एक्चुअली क्या हुआ देखो, यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था वो यूज करते थे ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ब्रिटेन में प्रोडक्शन के लिए। अब रॉ मटेरियल पे तो क्या करा इन्होंने भाई, ड्यूटी फ्री कर दिया, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर आप देखा यहाँ पे देखो ऊपर, अगर हम
अपने हैंडीक्राफ्ट बेचेंगे तो उसके ऊपर टैक्स है, पर अगर आप अपने रॉ मटेरियल भेजोगे भाई क्योंकि आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ब्रिटेन ने सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सारी चीजें करी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या थी, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड इन द इंडिया मार्केट। अब जो ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं, वहां से जो आ रहा है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं। तो सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी और लोग फिर इसे ही प्रेफर करेंगे। तो हमारी इंडियन जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर इन्होंने पूरा जो अपना कंट्रोल कर लिया और इसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लोटेशन करा इंटरनेशनल ट्रेड का। आई होप गाइस क्लियर हो गया। कोई बहुत ईजी है इसलिए मैंने इतनी आसानी से आपको समझाया, इसमें कोई चीज है ही नहीं जिसमें मैं थोड़ा टाइम दूं या कुछ ऐसा। ठीक है, तीनों टॉपिक क्लियर है, यहाँ आपको एग्जाम में लिखना है और इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है खुद से। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, सेकंड पॉइंट। अभी हम 4 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 टॉपिक कवर हो जाएंगे और चैप्टर खत्म। क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरी है तो कुछ ज़्यादा हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको ढंग से सुनना है बस। और नोट्स प्लीज़ बना लेना गाइस, नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो को पॉज करके। सेकंड देखो, सेकंड टॉपिक, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमें पता है कि फीचर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी हम नया फोन लाते हैं तो हम उसके फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे जो फीचर्स है वो सारे कैसे हैं गाइस, नेगेटिव हैं। ठीक है, बिकॉज आप सबको पता है उस टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हाल थी, क्या हाल था मतलब इकोनॉमिक का इंडिया। तो हम इसमें क्या देखेंगे, सारी चीजें नेगेटिव है। अब देखो पहला क्या था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। मतलब कि जो इकोनॉमी है, स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो हमारी इकोनॉमी थी उस टाइम पे काफी ज्यादा स्थिर थी, काफी ज्यादा स्टेबल थी, ना तो ग्रोथ देखने को मिल रहा था और काफी ज्यादा दिक्कत का सामना हो रहा था। तो यहाँ पे देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी में क्या चीजें हुई, फटाफट देखते हैं। जो हमारी प्रोडक्शन थी 1860 से लेकर 1945 में ग्रोथ रेट जो थी पर कैपिटल इनकम वो काफी ज्यादा कम थी, 0.5%, और 1925-1950 में तो 0.1% हो गई। तो इस तरीके से जो हमारी बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थी वो किसमें थी, पॉवर्टी के अंदर थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी, काफी ज्यादा मतलब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ना पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए और ना रहने के लिए मकान, सॉरी। तो एपिडेमिक थी वो काफी ज्यादा, वहाँ पे स्टार्वेशन, भूखमरी, ये सारी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी। तो हमारी इकोनॉमी कैसी हो चुकी थी, नॉर्मली स्टैग्नेंट हो चुकी थी। सेकंड पॉइंट, बैकवर्ड इकोनॉमिक, जो कि हमने देखा अभी। ये देखो सेकंड पॉइंट क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमिक। बैकवर्ड मतलब जो हमारी इकोनॉमी थी उस टाइम पे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। मतलब जो मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको, मैक्सिमम यहाँ पे देखो। जो हमारी इकोनॉमी थी उस टाइम पे, जो पर कैपिटा इनकम थी 1947 से लेकर 48 तक, वो कितनी हो रही थी, 230 रुपीज। तो इतनी ज्यादा कम इनकम के बावजूद इंडियन इकोनॉमिक बस सरवाइव करी थी, वही बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए इसमें बोला गया कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक है वो काफी ज्यादा बैकवर्ड हो गई थी। बैकवर्ड इकोनॉमिक तो सम ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट सफिशिएंट फूड्स, क्लोथिंग्स एंड शेल्टर्स। अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेड, और एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा इसकी वजह से बढ़ रही थी। थर्ड पॉइंट है आपका, सॉरी फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो चुका है, नहीं थर्ड पॉइंट करेंगे एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या बैकवर्डनेस देखने को मिली हमें वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो 72% जो हमारी कंट्री थी उसकी जो पॉपुलेशन थी वो किसमें एंगेज थी, एग्रीकल्चर में। उसके बावजूद जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो सिर्फ 50% था। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे प्रोडक्शन था यानी प्रोडक्टिविटी थी वो काफी ज्यादा लो थी। वही चीज हमने नेक्स्ट पॉइंट में देखी, प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो। ठीक है, पर हेक्टर आउटपुट जो थी वो कितनी थी, 660 वीट के लिए, एंड राइस के लिए कितनी थी, सिर्फ 710 किलोग्राम। तो आप देख सकते हो जो प्रोडक्टिविटी थी काफी ज्यादा कम थी, जिस वजह से एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस हमें देखने को मिल रही थी और ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसमें देखो तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। मतलब कि सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि बस अपने खाने के लिए, मतलब खेती करी, प्रोडक्शन करा और अपना खाना पीना चल जाए, उतना ही। तो हम उसे मार्केट में बेच नहीं पाते, इतनी प्रोडक्शन हो रही थी बस कि अपना सब्सिस्टेंस का काम चल जाए, अपना गुजारा चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अभी हमने देखा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पे टैक्सेस लगा रखे थे अपने। अब यहाँ पे देखो, देयर वर वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक ऑफ हैवी इंडस्ट्रियल इन द कंट्री। अब आप वो टैक्स वाले तो लिख ही सकते हो, उसके साथ साथ ये भी लिखोगे कि जो हैवी इंडस्ट्री थी, हमारी डिमांड थी हैवी इंडस्ट्री की, वो सारी चीजें क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा उसकी कमी थी। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब कि जो मशीन्स की प्रोडक्शन थी वो तो थी ही नहीं। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रूल्ड। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, छोटी मोटी हैंडीक्राफ्ट की, वो भी क्या हो चुकी थी,
बर्बाद हो चुकी थी। फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट इंडियन इंडस्ट्री वाज डिपेंड अपॉन द इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। जो भी हमें बल्क में प्रोडक्शन चाहिए होती थी कैपिटल गुड्स की, जो कुछ भी चाहिए होती थी, तो हमें क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था ब्रिटेन से, बिकॉज हमारे पास ना मशीन से, हमारे पास कुछ कैपिटल रिसोर्स नहीं थे, और ये सारी चीजें फिर क्या हो गई, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को रिप्रेजेंट करती है। फोर्थ पॉइंट, रैम्पेंट पॉवर्टी। रैम्पेंट पॉवर्टी मतलब कि जो पॉवर्टी थी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, बिकॉज ये चीज हमें देखने को मिली कि लोग तो थे वो अपना खाना पीने का उनको जुगाड़ नहीं हो रहा था, ना उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे, देख सकते हो आप। बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। ये चीज आपको लिखनी है हर चीज में जहाँ पे पुअर की बात हो रही है। पीपल वर नॉट गेटिंग 2 स्क्वायर मील अ डे, मतलब 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा था। दे लैक शेल्टर, ना रहने के लिए ढंग का मकान, उसके बाद ना कपड़े। ऑल दिस वाज ओनिंग वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही थी। एंड इलिटरेसी तो नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगी। जब खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, तो उसके बाद एजुकेशन पे कौन ही ध्यान देता है, समझ रहे हो। ये सारी प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती चली गई। 6 पॉइंट है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो मैक्सिमम आपको 5 पॉइंट ही लिखने होते हैं, आप सबको पता है, बट कभी कभी फॉर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कभी कभी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, तो 6-7 पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो मतलब ये आप कह सकते हो आपके पास ऑप्शन है इनमें से कौन से पॉइंट लिखने हैं आपको, समझ रहे हो। वैसे आपकी बुक में आई गेस जो टीआर जिनकी बुक है इसमें 10-10 पॉइंट्स भी हैं, तो वो आप देख लो आपके हिसाब, ठीक है, आपके हिसाब से जो है। नेक्स्ट पॉइंट है हैवी डिपेंडेंस ऑन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख ही लिया, वही चीज है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉवर्टी नहीं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपकी क्या चीजें आती हैं, बेसिकली जब भी आपकी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो आपकी कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन, पावर एनर्जी से हम कहते हैं, वो सबसे ज्यादा आती है। बिकॉज अगर किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना है, अगर हमें कोई भी कंपनी अगर चाहती है स्टार्ट करना, तो उसको ये सारी चीजें चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, उसको मशीन रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अगर एक जगह से दूसरे जगह उसको सामान पहुंचाना है, इंपोर्ट करने हैं, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी रेलवे लाइन थी वो सिर्फ 50,596 किलोमीटर थी, और जो मेगावाट हम जो एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे थे 2,100 मेगावाट, तो काफी ज्यादा कम थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो चीजें हैं, हमने देखी कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, यानी कि जो भी चीज हमें चाहिए थी वो हम ब्रिटेन से मंगाना पड़ता था या बाहर अब्रॉड से मंगाना पड़ता था। हम टोटली डिपेंड हो चुके थे किस पे, इंपोर्ट पे। हम कुछ भी खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। सिंपल सी बात है यार, जब हमारी इंडस्ट्री बैकवर्डनेस है, हमारे पास कुछ भी चीजें नहीं है, तो कहाँ से हम कुछ प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें सारी चीजें मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन गवर्नमेंट का फायदा था, क्योंकि ब्रिटेन अपनी चीजें बेच पा रहा था बड़ी आसानी से इंडियन मार्केट में, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि हम एग्रीकल्चर को देखते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर की क्या हालत थी। पहला पॉइंट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्शन पर हेक्टर और प्रोडक्टिविटी हम देखें तो पर केजी के हिसाब से वो भी काफी ज्यादा कम थी। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि हम टोटली डिपेंड थे रेन पे, ठीक है। अगर हमें खेती करनी है, बारिश पानी चाहिए, तो हम सिर्फ बारिश पे डिपेंड है कि भाई बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हो पाएगी खेती। उस हिसाब से अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी। कोई भी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया था कि चलो भाई कैनल लगवा दें या कुछ वेल सिस्टम या कुछ भी ट्यूबवेल, कुछ भी नहीं। जो गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से कुछ भी एफिशिएंसी नहीं दिखी, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो खत्म होता चला गया। थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उसकी डिमांड, मतलब उसके ऊपर ही हमें डोमिनेंस करना पड़ा। बिकॉज देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब सिंपल सा है कि जब फार्मर जो होता है वो सिर्फ कितनी प्रोडक्शन कर पाए कि अपना काम चल जाए भाई, ठीक है, अपना काम चल जाए, और प्रोडक्शन जो है इतनी होती है कि हम खा पी ले उसे। आप उसे कमर्शलाइज नहीं कर सकते, यानी कि बेचने के लिए मार्केट में आप उसे यूज नहीं कर पाते, सिर्फ इतनी प्रोडक्शन होती थी। तो इस वजह से काफी ज्यादा, तो ये हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिला कि डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग बढ़ती चली गई। फोर्थ है गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड द टेलर ऑफ द सॉइल, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ऑनर कौन था, जमींदार। तो जो जमींदार थे और जो टेलर थे, एक्चुअली जो काम करते थे फार्मर्स, उनके बीच में जो गैप था वो काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। बिकॉज जो ऑनर थे वो एग्रीकल्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, जो भी रेवेन्यू अर्न होती थी वो जमींदार थे वो अपनी लग्जरी में यूज करते थे, और टेलर्स को यहाँ पे अपने खाने के लिए भी लाले आ रखे थे, पता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखो जो टेलर्स है वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा, और वो अपनी प्रोडक्शन जो है सरप्लस क्या ही करेगा। तो इस वजह से काफी ज्यादा उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते थे, उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी, और गैप काफी ज्यादा बढ़ता चलेगा। यही आपको लिखना है कि उनके अंदर कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जमींदार जो थे
काफी ज्यादा एक्सप्लोटेशन करते थे फार्मर्स का। किनका? फार्मर्स का। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट 5th, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। जो हमारी जमीन थी वो काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। जो जमीन थी उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत दिक्कत होती। मान लो कि ये आपके पास 2 जमीन है, अब एक यहाँ है एक यहाँ है, अब आप इसमें खेती करोगे या इसमें खेती करोगे, इसमें कर रहे हो तो भाई इसमें ढंग से आप प्रॉपर ट्रैक्टर भी नहीं चला पा रहे, बिकॉज ये छोटी जमीन है, ये भी छोटी जमीन है। अगर वही जमीन अगर आपकी एक साथ होती है यहाँ पे, तो ये काफी बड़ी जमीन हो जाती है और यहाँ पे आप इजिली आप जो भी चीजें करना चाहते हो, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो भाई, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप इसमें इरिगेशन सिस्टम लगवाना चाहते हो, तो बड़ी जमीन है तो वहाँ पे आप सस्ती जल्दी काम हो जाता है और सस्ता काम हो जाएगा। बट वहीं अगर दोनों जमीन पे आपको लगाना हो तो काफी ज्यादा ये महंगा होता है। इस वजह से क्या होता थी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया और काफी ज्यादा महंगा काम लगा लोगों को। तो धीरे धीरे फिर ये चीजें एग्रीकल्चर को डुबाती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट 6, लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। यहाँ पे हमने ये टॉपिक पढ़ ही लिया, इसमें बात हो रही है जमींदारी सिस्टम की। तो लैंड, चाहे तो आप देखो 2 नाम है इसके, लैंड रिवेन्यू सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। तो डर मत जाना भाई कि ये क्या हो गया, ये कौन सा नाम आ गया, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया इसमें क्या होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट टॉपिक 4th, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी भाई, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उसके बाद हम देखेंगे ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक का मतलब अभी बताता हूँ, ब्लीक का मतलब होता है बेरंग, मतलब बस नाम की ग्रोथ बता रहे हैं पर एक्चुअली में ग्रोथ थी नहीं। ठीक है, इसका मतलब था बेरंग। अब देखो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट कैसे हुआ। पहली चीज, पहला पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। हमने देखा कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, भेदभाव। अपने प्रोडक्ट अगर ब्रिटेन मंगा रहा है तो उसमें कोई टैक्स नहीं, बट अगर इंडिया को अगर प्रोडक्ट बाहर भेजना तो उस पर हैवी ड्यूटी टैक्सेस। तो सिंपल सी चीज है भाई, टैक्स ज्यादा लगाओगे, प्रोडक्शन है नहीं, प्रॉफिट इतना है नहीं, तो वो चीज बंद होनी है। ठीक है, मॉडर्न लाइफ में भी अभी की बात जब हम करें तो वो चीज वहां पे हुई, जिसकी वजह से जो हमारे हैंडीक्राफ्ट थे उनकी जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे खत्म होते चली गई, वो बंद होते चले गए। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, मतलब कि उस टाइम पे भी थोड़े बहुत राजा जो थे स्टेट्स के, जो भी राजा बचे थे वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, डिसअपेयर होने लग गए। वहाँ पे ब्रिटेन गवर्नमेंट का राज होने लग गया। तो जब डिसअपेयर हुए यहाँ पे कोर्ट, तो यहाँ पे मतलब राजा जो थे वो क्या करवाते थे, हैंडीक्राफ्ट यूज करते थे अपने महलों में। ठीक है, सबको पता है हैंडीक्राफ्ट यूज करते थे, मतलब वो अपने दीवारों पे और जो भी कलाकारी करते थे वो मतलब बनवाते थे लेबर से। तो इस वजह से क्या हुआ, जब प्रिंसेस कोर्ट ही नहीं रहे तो वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कहाँ से आएगी, और डिमांड खत्म हुई इस तरीके से। फिर हैंडीक्राफ्ट की जो डोमेस्टिक डिमांड थी हमारे इंडिया के अंदर भी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट, कंपटीशन फ्रॉम मशीन्स मेड प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है भाई, मशीन मेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी ज्यादा जल्दी बनते हैं, काफी चीप होते हैं और काफी अच्छी फिनिश उनकी जो होती है, फिनिशिंग वो काफी अच्छी होती है। तो जिस वजह से क्या हुआ, कंपटीशन हाई हुआ और लोगों ने फिर मशीन मेड गुड्स को ही प्रीफर करा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स काफी महंगे भी होते थे, इस वजह से लोगों ने इसे ही करा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4th, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। हमारी इकोनॉमी में कुछ लोग जो थे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे थे। जो कुछ लोग ऐसे निकल के आए कि भाई जिन्हें वेस्टर्न कल्चर की आदत पड़ चुकी थी, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारी ब्रिटेन गवर्नमेंट थी वो अपने प्रोडक्ट बेचती थी इंडिया में, इंडिया मार्केट में। तो वहाँ पे धीरे धीरे कुछ लोगों को वेस्टर्न कल्चर की आदत पड़ गई। तो जो एक नई डिमांड हमें हमारी इकोनॉमी में सामने आई कि पैटर्न ऑफ डिमांड क्या हो गई थी, वेस्टर्न कल्चर की हो गई थी, ज्यादा डिमांड इनकी हो गई थी, ना कि हमारे हैंडीक्राफ्ट या हमारे खुद के प्रोडक्ट्स की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। यहाँ पे जब हमने रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो वो सिर्फ ज़्यादा नहीं था, बहुत कम था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे उनकी कोई इतनी वैल्यू मिली नहीं, और जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन गवर्नमेंट वो अपने रेलवे को अपने ही प्रोडक्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ करती थी। इस वजह से क्या हुआ, जितने भी हमारे हैंडीक्राफ्ट थे वो धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं बताए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप पॉइंट्स में लिख लेना। अब इसके अंदर यहाँ पे ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों बोली गई है। ब्लीक मतलब कुछ भी एक खास ग्रोथ नहीं थी, मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन गवर्नमेंट वो काफी ज्यादा टैक्सेस लगा रही थी। जैसे टाटा रतन स्टार्ट हुई थी, टाटा स्टील की कंपनी स्टार्ट हुई थी, सॉरी, तो वहाँ पे जो टैक्सेस थे वो ज्यादा, जो गवर्नमेंट थी वो ज्यादा टैक्सेस लगा रही थी। उसके बाद वहाँ पे जो मेन जो ध्यान नहीं दिया, उन जो कंपनी थी उनके ऊपर कोई ज्यादा फोकस नहीं था, और गिनी चुनी हमारे पास कंपनी थी उनके ऊपर भी कोई खास फोकस था नहीं। अब जो भी है, मान लो ये 2 फॉर्म है, तो हैंडीक्राफ्ट तो हमारी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो काफी ज्यादा कुछ भी नहीं था, मतलब उनके ना प्रोडक्शन अच्छी थी, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस थे, और जो हम इंपोर्ट करते थे वो सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर हमें कुछ भी चाहिए होती थी, यानी कि डिफेंस की बात करें हम, या अगर नॉर्मल चीज़ें की भी बात करें हम, अगर अपनी इकोनॉमी में अगर कुछ चाहिए होता था, हमें कोई मशीन्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमें वो क्या करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी अब्रॉड से, यानी कि ब्रिटेन से या कहीं से भी हमें मतलब बाहर से
इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि ब्रेक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कोई खास ग्रोथ थी नहीं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और काफ़ी ईजी तरीके से काफ़ी जल्दी मैंने आपको समझाया, इसमें कुछ खास है नहीं, बस थ्योरी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना गाइस चैनल को, एंड लाइक कर देना और शेयर तो सबसे ज़्यादा करना अपने दोस्तों में, सबका भला होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टिल देन हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।